क्या आपको कभी किसी ने यह बताया कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी, दुनिया का सबसे मशहूर आदमी, दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाला आदमी कभी भी अपनी मेहनत से अमीर नहीं हुआ? ये वो आदमी है जो सारी जिंदगी दूसरों का माल अपने नाम से बेचता रहा। एक इन्वेंटर को तब तक बर्बाद किया कि जब तक वो मर नहीं गया। अमेरिका की कोर्ट्स ने इसके बारे में कहा कि इसकी कंपनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, पर कुछ नहीं हुआ। ये वो आदमी है जो सरेआम लोगों के सामने खड़ा होकर कहता है कि दुनिया को वैक्सीन लगाकर दुनिया की आबादी को कम किया जा सकता है। First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. इस आदमी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आप नेचुरली कहेंगे कि ये आपके करीब, आपके बच्चों के करीब भी मत आए। लेकिन आपकी हैरानगी के लिए ये वो आदमी है कि जब ये आपके मुल्क में आता है तो आपके लीडर्स इससे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं, इसके लिए रेड कार्पेट वेलकम बिछाते हैं और इसके लिए स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। जरा 1 मिनट के लिए खुद सोचें कि एक ऐसा आदमी जिसे सारी जिंदगी कुछ खुद ना बनाया हो, हमेशा दूसरों का माल अपने नाम से बेचा हो, हमेशा अपने हम मजहब लोगों के कनेक्शंस को इस्तेमाल किया हो, ये सारी जिंदगी रैबाई के पीछे चला हो, जूडाइज्म के रैबाई को फॉलो किया हो, तो उस आदमी को आप ग्रीडी कह सकते हैं, मनी माइंडेड कह सकते हैं, मनी मैग्नेट तक कह सकते हैं, बस उसको टेक जीनियस नहीं कह सकते। और यही टेक जीनियस का स्टिग्मा है जो इसने अपने नाम के साथ एसोसिएट किया और पूरी दुनिया में इस इंप्रेशन को बेचा। ये आदमी है बिल गेट्स। और बिल गेट्स की दौलत की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। Hello, I'm Bill Gates. One of the most hated people of all time. There are just countless articles, forum posts and memes hating on Bill Gates. ये कहानी शुरू होती है सन 1975 में अमेरिका की रियासत सियाटल के एक छोटे से कमरे में, जहां एक कंपनी ने अपना आगाज लिया और इस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। 3-4 लोगों की कंपनी, कोई मेजर इनोवेशन नहीं, कोई मेजर प्रोडक्ट नहीं, लेकिन बिल गेट्स की इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा हथियार था और वो हथियार था बिल गेट्स की मां मैरी गेट्स। यहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि अहले यहूद के लोग एक दूसरे के बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन से फायदा उठाते हैं, अपने रैबाई के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके नेटवर्क में उनका बिजनेस फ्लरिश हो जाता है। बिल गेट्स के वालिद बिल गेट्स सीनियर खुद भी एक चैरिटेबल इदारे के साथ एसोसिएटेड थे और उस चैरिटेबल इदारे को आज प्लान्ड पेरेंटहुड के नाम से जाना जाता है। प्लान्ड पेरेंटहुड की आज दुनिया में बेशुमार कंट्रोवर्सीज हैं और बिल गेट्स को इन कंट्रोवर्सीज से, प्लान्ड पेरेंटहुड से क्या सीखने को मिला, ये मैं कवर करूंगा अपनी अगली आने वाली सीरीज सेटनिज्म में। वापस आते हैं कहानी में बिल गेट्स की मां की तरफ, यानी मैरी गेट्स की तरफ। मैरी गेट्स सियाटल के बिजनेस सर्कल में एक रिस्पेक्टेड बिजनेस वुमन थी और एक चैरिटेबल इदारे यूनाइटेड वे के साथ एसोसिएटेड भी थी और उसके बोर्ड मेंबर्स में शामिल थी। यहीं पर यूनाइटेड वे के अंदर एक और बोर्ड मेंबर भी थे और उस आदमी का नाम है जॉन ओपल। जॉन ओपल चेयरमैन था IBM का, यानी IBM उस जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। 1980 की दिहाई में IBM ने PC लॉन्च किया, यानी पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन उस पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपके फोन को चलाने के लिए iOS की, एंड्रॉइड की जरूरत होती है। IBM के पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और यहीं पर मैरी गेट्स ने अपने बेटे की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पिच किया IBM को कि किसी तरह इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जो ऑपरेटिंग सिस्टम IBM को चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट से ले लें। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम था कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ना कोई एक्सपर्टीज थी, ना इन्होंने जिंदगी में कभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट
माइक्रोसॉफ्ट को मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद बिल गेट्स ने सोचना शुरू किया कि अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस दुनिया में मिलेगा कहां से। जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आपको एक बहुत बड़ा ठेका मिल जाता है, लेकिन ना तो आपको उस काम का तजुर्बा है, ना उसके स्पेलिंग आपको पता है, ना वो काम करना आपको आता है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट आपको इशू कर दिया जाता है और दुनिया आज भी आपको टेक्नोलॉजी जीनियस के नाम से पहचानती है। ये होता है खुला मजाक। अब ऐसे में बिल गेट्स ने फैसला किया कि अगर ये स्किल खुद के पास मौजूद नहीं तो किसी ने तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया होगा। उससे ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं और IBM को बेच देते हैं। और यूं तलाश करते करते बिल गेट्स पहुंचा टिम पैटरसन तक, एक ऐसे प्रोग्रामर तक कि जिसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और उसका नाम टिम पैटरसन ने QDOS रखा था, यानी क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। $50,000 में बिल गेट्स ने उससे ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, उसका नाम QDOS से MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस रखा और IBM को बेच दिया। लेकिन यहां पर एक बड़ी शातिर हरकत जो बिल गेट्स ने की, माइक्रोसॉफ्ट ने की, उन्होंने IBM के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक नॉन एक्सक्लूसिव क्लॉज डाल दिया, यानी IBM वो वाहिद कंपनी नहीं होगी जिसको माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS बेचेगी, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट की मर्जी है कि वो जिसको चाहे बेच दे। और माइक्रोसॉफ्ट ने यही किया। सिर्फ IBM नहीं, 70 अलग अलग कंपनीज को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेचे, यानी MS-DOS बेचा। IBM ने वो पैसा नहीं कमाया कि जितना पैसा माइक्रोसॉफ्ट ने कमाया। अब यहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि ये जो MS-DOS जिसके पीछे असल में QDOS था, ये खुद भी चोरी का था, यानी चोरों के आगे मजीद चोर। और ओरिजिनल आदमी कौन था, जरा उसकी कहानी समझते हैं। जिस आदमी की तस्वीर आप अब देख रहे हैं, इसका नाम है गैरी किल्डॉल। लेकिन इसका नाम आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि बिल गेट्स और मीडिया चाहते हैं कि ये नाम आप कभी मत सुने। ये कहानी है 1974 की, जब बिल गेट्स कॉलेज में पढ़ा करता था। तब गैरी किल्डॉल एक नेवल ऑफिसर था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, टीचर था, और उसने दुनिया का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम गैरी की कंपनी कई कंपनीज को बेचा करती थी और इस सिस्टम का नाम था CP/M। जब माइक्रोसॉफ्ट ने PC बना लिया और उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी, तो वो पहले बिल गेट्स के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं गए, वो पहले गैरी के पास गए। लेकिन गैरी का स्केड्यूल ऊपर नीचे होता रहा, उसके साथ डील नहीं बनी, बातें नेगोशिएशन में थी कि इतनी ही देर में माइक्रोसॉफ्ट को ये डील दे दी गई। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि गैरी को तो ये डील नहीं मिली, ये डील IBM से माइक्रोसॉफ्ट को मिल गई और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के साथ लॉन्च कर दिया। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम गैरी तक पहुंचा तो गैरी सर पकड़कर बैठ गया। उसने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया कैसे, ये तो मेरे काम को चोरी किया गया है। उसने कोर्ट में यहां तक कहा कि आज MS-DOS के बारे में बिल गेट्स से या पूरी माइक्रोसॉफ्ट से एक सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि MS-DOS में डॉलर का साइन देकर किसी भी कमांड को खत्म किया जा सकता है, ये बात बिल गेट्स को नहीं पता होगी, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, ये बात मैं ही जानता हूं। गैरी किल्डॉल कई जमाने तक कोर्ट में इंसाफ के लिए लड़ता रहा। यानी कहानी कुछ यूं हुई कि गैरी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर टिम पैटरसन ने चोरी किया और टिम पैटरसन ने $50,000 में बिल गेट्स को बेचा और बिल गेट्स ने चोरी किया हुआ माल अपने नाम से IBM को बेचा। कोर्ट केस गैरी की तरफ से तो चलता रहा, लेकिन 1994 में अचानक एक हादसे के अंदर गैरी किल्डॉल की मौत हो जाती है और बिल गेट्स उसकी मौत के ऊपर उसे ट्रिब्यूट देता है कि गैरी कंप्यूटर के रेवोल्यूशन के पायनियर्स में से था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जिस इंसान को सारी जिंदगी बिल गेट्स कोर्ट केसेस में बर्बाद करता रहा हो, सिर्फ उसकी मौत पर उसको ट्रिब्यूट दिया जाए, ये नाइंसाफी है।
ये कहानी आगे बढ़ती है और सन 1979 आ जाता है। तब एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स ज़ीरॉक्स की लैब का विजिट करता है और वहां पर होने वाली इनोवेशन वो देखकर हैरान हो जाता है। वो ये देखता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर एक नया इंटरफेस मौजूद है। माउस से क्लिक करके किसी भी चीज को ड्रैग किया जा सकता है। वो वहां से इंस्पिरेशन लेता है और इंस्पिरेशन लेने के बाद एप्पल के अंदर, मैक के अंदर इनोवेशन शुरू कर देता है। ये वही दौर था कि जब एप्पल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया माइक्रोसॉफ्ट को कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए सॉफ्टवेयर बनाए। बिल गेट्स को ये जब एक्सेस मिलता है तो बिल गेट्स को सोर्स कोड का भी एक्सेस मिलता है, एप्पल के सिस्टम्स का एक्सेस मिलता है। और बजाय इसके कि ऐसे में बिल गेट्स सॉफ्टवेयर पर तवज्जो देता, बिल गेट्स ने एप्पल के मुकाबले में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में विंडोज बनानी शुरू कर दी। ये बात जब स्टीव जॉब्स को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बिल गेट्स को कहा कि तुमने मेरा ही सामान चोरी करना शुरू कर दिया है। जिस पर बिल गेट्स का एक तारीखी जुमला है। वो कहता है कि स्टीव, तुम्हें पता है कि तुम्हारा और मेरा एक कंबाइंड नेबर है जो बहुत अमीर है और उस नेबर का नाम ज़ीरॉक्स है। मैं उसके हाथ से टीवी चुराने गया था, मुझे पता चला कि तुमने भी वहां से पहले ही चोरी कर ली है। You and I are both like guys that had this rich neighbor, Xerox, that left the door open all the time, and you go sneaking in to steal a TV set. Only when you get there, you realize that I got there first. I got the loot, Steve! ये मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट में एप्पल ये केस हार जाती है क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कॉपीराइट नहीं किया जा सकता था। इसी दौर में ज़ीरॉक्स की लैब में एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स ज़िमोनी। चार्ल्स ज़िमोनी वो इंसान था कि जिसने GUI पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर, माउस की वर्किंग पर बहुत काम किया था। लेकिन वो ज़ीरॉक्स से तंग था क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ज़ीरॉक्स कमर्शलाइज नहीं कर रहा था। बिल गेट्स ने चार्ल्स ज़िमोनी को ऑफर दी और उसको माइक्रोसॉफ्ट ले आया। और माइक्रोसॉफ्ट आने के बाद चार्ल्स ज़िमोनी ने वो किया कि जो बिल गेट्स के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने वहां आते ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन चीजों पर काम किया। यानी ये माल भी जो बिल गेट्स ने लॉन्च किया, ये माल भी ज़ीरॉक्स से उठाया गया था, यानी ये माल भी चोरी का था। 1996 में हॉटमेल का चर्चा हर तरफ हो रहा था। एक चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया ने अपने दोस्त जैक स्मिथ के साथ मिलकर हॉटमेल, दुनिया की पहली फ्री ईमेल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। बिल गेट्स नोट कर रहा था कि कितने कम अरसे में 85 लाख दुनिया के यूजर इस ईमेल को इस्तेमाल कर रहे थे। बिल गेट्स ने वही किया जो बिल गेट्स को आता है। बिल गेट्स ने ऑफर लगाई और $140 मिलियन की ऑफर की, जिसे सबीर भाटिया ने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन फिर दोबारा ऑफर जब की गई तो $400 मिलियन में वो कंपनी भी बिल गेट्स ने खरीद ली। और इस पर सबीर भाटिया ने कहा कि बिल गेट्स ने मुझे कहा था कि अगर हमें बेच दो तो वो बेहतर है, अगर नहीं बेचोगे तो हम वैसी ही चीज दोबारा बना लेंगे और कंपटीशन में तुम्हें क्रश करके रख देंगे। लेकिन ये कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। चोरी की ये दास्तान इसके आगे भी चलती है। 1990 की दिहाई .com बबल की दिहाई थी कि जब इंटरनेट हर तरफ फैल रहा था, इंटरनेट का दौरा था और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए यूज होता था वो था नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मौजूद था और इंटरनेट एक्सप्लोरर ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। तो बिल गेट्स को तो दो ही काम आते हैं, या खरीद लो या तबाह कर दो। लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट ने वो किया जो आप बिल गेट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने नेटस्केप का रास्ता हर तरफ से रोकने की कोशिश की, यहां तक कि अगर कोई विंडोज खरीदता तो उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री में दिया जाता और नेटस्केप को बाहर निकाल दिया जाता। नेटस्केप ने जब मोनोपोली इतनी क्रिएट होते हुए अपने इर्द गिर्द देखी, वो इस मामले को कोर्ट में लेकर आ गए और कोर्ट के अंदर 1999 में एक जजमेंट पास होती है। यह जजमेंट जज थॉमस जैक्सन ने पास की और उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट तोड़ा है। लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट चूंकि मोनोपोली क्रिएट करता जा रहा है, लिहाजा इस कंपनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट इस डिसीजन के बाद
अपील में गई और अपील में बड़े लॉयर्स, बड़े जजेस, बड़े चीजों का इस्तेमाल करने के बाद डिसीजन माइक्रोसॉफ्ट की फेवर में आ गया, यानी डिसीजन नहीं हुआ कंपनी के तोड़ने का। यहां पर आपके लिए एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि बिल गेट्स की इतनी दास्तान सुनने के बाद आप इसको टेक्नोलॉजी का जीनियस कहेंगे? हरगिज नहीं, ये जीनियस नहीं है, ये गिद्ध हैं जो हर तरफ से अपने कंपटीशन को किल करके पैसे की ताकत को अपनी तरफ सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। ये वो इंसान है कि जिसके हाथ में आपने अपने बच्चों की सेहत थमा दी है। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख चुके हैं तो आपने थ्रू आउट क्रोनोलॉजी को सामने रखना है कि कब क्या क्या होता रहा। तब आपको ये बात जहन में आएगी कि 1999 में जब माइक्रोसॉफ्ट नहीं टूटी, जब माइक्रोसॉफ्ट ने मोनोपोली के तमाम रूल्स को वायलेट किया, तो पूरी दुनिया में बिल गेट्स एक विलन के तौर पर फाइनली प्रेजेंट हो गया कि एक ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक ऐसा आदमी है जिसको कोई ख्याल नहीं है कि लोगों का रोजगार, कारोबार टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है, उसे सिर्फ अपने पैसे की लालच है। और फिर जैसे ही सन 2000 आया, बिल गेट्स ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली और बिल गेट्स ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन लॉन्च कर दी। बिल गेट्स ने अनाउंस किया कि अब वो अपनी सारी दौलत गरीबों में बांटेगा। पर कैसे? वो काम करेगा हेल्थ इनिशिएटिव्स पर, वो काम करेगा वैक्सीन्स पर। अफ्रीका में, इंडिया में, रुवांडा में, दुनिया में जहां जहां गुर्बत है, जहां जहां सेहत के मसाइल हैं, वहां वहां बिल गेट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाएगा और लोगों को वैक्सीन्स प्रोवाइड करेगा। यहां पर एक मासूमाना सा सवाल बनता है, जब कोई इंसान ये कहे कि मैं अपनी दौलत दान कर दूंगा, चैरिटी में दे दूंगा, तो टेक्निकली, फाइनेंशियली उसे गरीब हो जाना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बिल गेट्स की नेटवर्थ $50 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंच गई? अब ये टेक्निकल पॉइंट है जिसको आपने समझना है। होता यह है कि बिल गेट्स अपना पैसा अपनी फाउंडेशन को देता है, फाउंडेशन वो पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन बनाती है, वैक्सीन को फाउंडेशन प्रमोट करती है, दुनिया की हुकूमतें वैक्सीन्स को खरीदती हैं, फार्मास्यूटिकल के शेयर्स बढ़ जाते हैं, वापस पैसा बिल गेट्स की जेब में आ जाता है। What a beautiful vicious circle he has established for himself. CNBC को 2019 में इंटरव्यू देते हुए खुद बिल गेट्स ने कहा है कि हमारी वैक्सीन्स पर इन्वेस्टमेंट 20:1 है। हम $10 बिलियन डालते हैं, बदले में $200 बिलियन वापस आ जाता है। ये है चैरिटी का मॉडल। ये बिल गेट्स ने सिर्फ अपने नार्सिसिज्म को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया। आज बिल गेट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट डोनर है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर पॉलिसी में, हर डिबेट में, हर वैक्सीन इनिशिएटिव के पीछे, हर फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के पीछे आपको बिल गेट्स की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होते नजर आती हैं। सन 2010 में टेड के फोरम पर खड़े होकर बिल गेट्स ने दुनिया की पॉपुलेशन को कम करने की बात की। यहां पर दुनिया में बहुत सारे बिल गेट्स के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं और वो कहते हैं कि वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की रिडक्शन की बात कर रहा है, जिस पर एक मासूमाना सवाल बनता है कि बिल गेट्स को किसने ये मैंडेट दिया कि वो दुनिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ कम करने की बात करे? क्या वो किसी गवर्नमेंट का हिस्सा है? हरगिज नहीं। क्या वो किसी इलेक्टेड बॉडी में है? हरगिज नहीं। क्या वो दुनिया के वोट से इस मकाम तक पहुंचा है? हरगिज नहीं। तो वो होता कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को डिक्टेट करने वाला। अब यहां पर एक और कहानी है जो समझनी बहुत जरूरी है। सन 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कोविड की वैक्सीन पर काम कर रही थी। बिल गेट्स ने डायरेक्टली फंड किया और प्रेशर किया कि ऑक्सफोर्ड इसे ओपन लाइसेंस नहीं रखेगी, बल्कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस देगी एस्ट्राजेनेका को, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को। और ऑक्सफोर्ड मजबूर हो गई और ऑक्सफोर्ड ने ऐसा ही किया। बदले में एस्ट्राजेनेका के शेयर्स रिकॉर्ड ऊपर गए और पैसा फिर किसने कमाया? बिल गेट्स ने। ये फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये आपके सामने दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला एक विशियस बिजनेस मॉडल है, जिसको नाम लेते हुए हमारा मीडिया डरता है, कांपता है और कभी सच आप तक आने
नहीं देता। अब यहां पर आप ये सोचेंगे कि हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस ये सब कुछ क्यों नहीं देखते, वो इन चीजों पर बात क्यों नहीं करते, ऐसे इंसान की पर्सनालिटी को पूछते क्यों हैं। अब ये समझने के लिए आपको बिल गेट्स जैसे इंसान की पर्सनालिटी के 3 ट्रेट समझने जरूरी हैं, क्योंकि इस किस्म के इंसान सिर्फ यही माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है। इस किस्म का इंसान आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, हर जगह मौजूद होता है। इस कहानी का पहला पर्सनालिटी ट्रेट है नार्सिसिज्म, जहां पर इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है, बाकी सारी दुनिया को हकीर मानता है। हार्वर्ड की साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि ऐसे लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और बाकी सबको अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरा पर्सनालिटी ट्रेट है जिसे मैकियावेलियनिज्म कहा जाता है। यह 16वीं सदी के एक इटालियन पॉलिटिशियन के नाम पर मबनी है और यह ट्रेट कहता है कि ये लोग मैनिपुलेटिव हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया एक चेस बोर्ड की तरह है जहां पर आपने सिर्फ अपनी चालें चलनी होती हैं। मॉरल्स की, एथिक्स की, अखलाकियात की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ जीतना मकसूद होता है। और तीसरा ट्रेट साइकोपैथी कहलाता है, जहां पर आपको दूसरों की तकलीफ महसूस होनी बंद हो जाती है और आप फील ही नहीं कर सकते कि किसकी आंख में आंसू हैं, कौन तकलीफ में है, कौन मर रहा है आपकी हरकतों की वजह से, लेकिन ये नोट करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि नजर बहुत अच्छा आते हैं, टेड टॉक दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, चाय वाले के साथ रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि किससे मिलने से मुझे क्या फायदा होगा। सन 2022 में बिल गेट्स पाकिस्तान आया, फिर 2024 में बिल गेट्स पाकिस्तान आया और पाकिस्तानी मीडिया ने नाचना शुरू कर दिया है कि बिल गेट्स आ गया है, बिल गेट्स आ गया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया या पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरीबडी लाफ्स एट रिच मैन्स जोक्स। अमीर आदमी के लतीफे पर हर कोई हंसता है, उसकी बातों को ज्यादा अहमियत देता है, उसके आगे अपना सब कुछ बेस्ट प्रेजेंट करना चाहता है। और यही सब कुछ होता है आपके घरों में कि जब कोई अमीर रिश्तेदार आ जाता है तो उसके 100 खून माफ हो जाते हैं। और यही वो जगह होती है जहां पर खड़े होकर सवाल पूछना, जायज सवाल पूछना और जायज रिस्पॉन्स देना आपका हक बनता है। ऐसे आदमी के हाथ में आज आपके बच्चों की सेहत है, ऐसे आदमी के हाथ में आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं और ऐसे आदमी के हाथ में आपके मुल्क के लीडर्स हैं। ये सवाल पूछने और दौलत से परे होकर सही सवाल पूछने, ये आपका हक है, ये आपका फर्ज है। लेकिन ये सवाल आप तभी पूछ पाते हैं जब आप उसकी दौलत की चमक से तवज्जो हटा पाते हैं। जो कुछ इस वीडियो में बिल गेट्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया, ये ऑथेंटिक है, ये डॉक्यूमेंटेड है और ये रिकॉर्ड पर है। और अभी मैं वैक्सीन्स पर नहीं आया, अभी मैं बिल गेट्स की एप्स्टीन फाइल्स पर नहीं आया, जो आइंदा किसी वीडियो में मैं जरूर आऊंगा। इन लोगों के हाथ में आपके बच्चों की सेहत है। एंड द वर्स्ट इज कि आप सवाल भी नहीं पूछते। आई हैव जस्ट ट्राइड टू कवर बिल गेट्स सो फार, जो कि मैंने अभी पूरा कवर भी नहीं किया है, तो कितना कुछ है बयान करने के लिए। सोचें जब आगे आपको वैक्सीन्स का पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तब क्या कुछ पता चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी अकल इस्तेमाल करना शुरू करें, चीजों पर सवाल पूछें। चूंकि एक अमीर आदमी है तो उसको पूजना ना शुरू कर दें, उसके पैसे के आगे नाचना ना शुरू कर दें। सवाल पूछें कि क्या आपके बच्चे सेफ हैं, क्या आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, क्या जो इंसान कह रहा है उसका इस चीज में एक्सपर्टीज भी है कि नहीं है, क्या वो इलेक्टेड भी है कि नहीं है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपके बच्चों की सेहत तबाह बर्बाद रहेगी, आप अपने बच्चे खोते जाएंगे और दुनिया के ये एलीट्स खुदा ना खास्ता आपके बच्चों की लाशों पर अपनी इमारत खड़ी करते रहेंगे। आज ये सवाल पूछने जरूरी है। बिल गेट्स को पूछना बंद करें, सवाल पूछें। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती।